रात के 2:30 बजे जब कानपुर की ग्रीनवुड पार्क सोसाइटी का गार्ड लाठी पकड़े गेट की गश्त लगा रहा था तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उस समय सोसाइटी के सब लोग नींद के आगोश में थे। अचानक बैंड बाजे की जोरदार आवाज से सब घरों की खिड़कियां कांप उठीं। लेकिन यह किसी बारात की आवाज नहीं थी, यह किसी युद्ध के नगाड़े की आवाज थी। बैंड वाले अपनी पूरी ताकत से ढोल नगाड़े पीटते हुए आगे बढ़ रहे थे और उस हुजूम के सबसे आगे चल रहा था 61 साल का दीनानाथ। चाल में ऐसी धमक थी कि देखने वालों की सांसें रुक गईं। हाथ खाली थे, लेकिन तेवर ऐसे जैसे पूरी दुनिया को जलाने का सामान जेब में लेकर आया हो। सोसाइटी के सेक्रेटरी पजामा पहने नीचे दौड़े आए। गार्ड डंडा लेकर दौड़ा। पागल हो गए हो क्या? रात के 2:30 बजे ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये पागल खाना नहीं है, शरीफों की सोसाइटी है। आप अंदर नहीं जा सकते। बंद करो ये शोर। दीनानाथ जी ने उन्हें घूर कर देखा और फिर बैंड वालों को जोरदार आवाज में आदेश दिया, कोई नहीं रुकेगा, जोर से बजाओ और आगे बढ़ो। मैं भी देखता हूं किस में हिम्मत है आज रोकने की। उनकी आंखों में ऐसी आग थी कि सेक्रेटरी और गार्ड दोनों के कदम खुद पीछे हट गए। खिड़कियां खुलने लगी, लोग बालकनियों में आने लगे। पूरी सोसाइटी में सनसनी फैल गई। यह कौन है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? तभी तीसरी मंजिल की बालकनी का दरवाजा खुला। रवि बाहर आया, गुस्से से तमतमाया हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दीनानाथ जी ने जवाब दिया, अरे मिस्टर रवि खन्ना, बदतमीजी तो अभी तक हमने दिखाई ही कहां है। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? रवि चिल्लाया। तो दीनानाथ बोले, बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम कौन हो। और रही बात पुलिस की, तो आज बुला ही लो, बल्कि मैं तो कहता हूं मीडिया को भी बुला लो। मैं तो चाहता हूं आज पूरा शहर देखे कि शराफत जब अपनी हद पार करती है तो कैसा तांडव होता है। दीनानाथ के पीछे उनकी पत्नी सरला ने उनका हाथ कसकर पकड़ा। जी बस कीजिए, बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। दीनानाथ ने झटके से हाथ छुड़ाया। तमाशा तो पिछले कई महीनों से हो रहा है सरला, आज मैं उस तमाशे को खत्म करने जा रहा हूं। कहते हुए उन्होंने बैंड मास्टर राजेश की तरफ देखा। राजेश, आज इस बिल्डिंग की हर ईंट को पता चलना चाहिए कि आज एक बूढ़ा बाप युद्ध के मैदान में उतर आया है। आखिर रात के 2:30 बजे दीनानाथ जी बैंड बाजा लेकर रवि खन्ना के घर पर क्यों पहुंचे थे? ये कहानी शुरू होती है 1.5 साल पहले, जब दीनानाथ जी अपनी पत्नी सरला और 24 वर्षीय बेटी आकृति के साथ अपने घर में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उस दिन सुबह के 7 बजे दीनानाथ जी छत पर टहल रहे थे। नीचे आंगन से आवाज आई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। दीनानाथ जी मुस्कुरा दिए। आकृति अपने काल्पनिक छात्रों को पढ़ा रही थी। आकृति दीनानाथ जी की इकलौती बेटी, उनकी दुनिया, उनका अभिमान। B.Ed की परीक्षा के डेमो की तैयारी कर रही थी। सपना था नेट का एग्जाम क्लियर करके प्रोफेसर बनने का। दीनानाथ नीचे आए। उठते ही बच्चों को पढ़ाने लगी, मेरी प्रोफेसर साहिबा। आकृति हंस पड़ी, पापा अभी तो B.Ed भी पूरी नहीं हुई। सब हो जाएगा बेटा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। दीनानाथ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तभी सरला रसोई से निकली। जी, सुभाष जी का फोन आया था, कह रहे थे एक रिश्ता देखना है। आकृति की हंसी थम गई। उसी शाम सुभाष अंकल का घर। दीनानाथ भाई, इस बार का लड़का बहुत अच्छा है। रवि खन्ना, कानपुर में रहते हैं, MBA किया है, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। सुभाष अंकल उत्साह से बता रहे थे। परिवार कैसा है? दीनानाथ जी ने पूछा। बहुत अच्छा, माता पिता हैं। रवि इकलौता बेटा है, बड़ा 3 BHK फ्लैट है, 2 गाड़ियां हैं। और लड़के की सोच कैसी है? दीनानाथ जी ने असली सवाल पूछा। बहुत मॉडर्न है भाई, कह रहा था कि उसे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नौकरी करना या न करना लड़की की इच्छा पर निर्भर है। उसकी मां भी बहुत सपोर्टिव है। दीनानाथ जी की आंखों में एक चमक आई, लेकिन आकृति के चेहरे पर एक डर था। 1 हफ्ते बाद रवि और उसके माता पिता दीनानाथ जी के घर आए। रवि ने अंदर आकर दीनानाथ जी और सरला के पैर छुए। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आवाज में विनम्रता थी, व्यवहार में शालीनता। आकृति को नजर भर देखने से रवि के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आकृति को भी रवि देखने में अच्छा लगा। दोनों को थोड़ी बात करने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया गया। तो आकृति, आप क्या करती हैं? रवि ने पूछा। मैं नेट की तैयारी कर रही हूं, प्रोफेसर बनना है। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे तो हमेशा से ऐसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए थी, जो एजुकेटेड हो, जिसकी अपनी पहचान हो। मेरी मां भी हमेशा कहती हैं कि बहू को घर की चारदीवारी में नहीं बांधना चाहिए। आकृति की आंखें चमक उठीं। सच में? बिल्कुल,
देखिए, आजकल के जमाने में हस्बैंड वाइफ दोनों को इक्वल होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और हाँ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आकृति को महसूस हुआ कि यही वो शख्स है जो उसके सपनों को समझता है। रवि के परिवार के जाने के बाद दीनानाथ जी ने आकृति से पूछा, कैसा लगा बेटा? आकृति के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। पापा, रवि बहुत अच्छे हैं और सपोर्टिव भी। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुझे अच्छा लगा तो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सरला भी खुश थी। भगवान का शुक्र है, हमारी गुड़िया के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया। सगाई हो गई, लेकिन शादी से 2 दिन पहले मिस्टर खन्ना का फोन आ गया। दीनानाथ जी, जरा बात करनी थी। जी, बताइए। देखिए, हमने कभी दहेज नहीं मांगा, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। लेकिन हमारी सोसाइटी में, आप समझते हैं ना, लोग पूछते हैं, बहू क्या लाई? हमारी इज्जत का सवाल है। दीनानाथ जी का माथा ठनका। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस इतना कि अगर शादी में एक अच्छी गाड़ी हो तो आपका और हमारा दोनों का सिर ऊंचा रहेगा, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस आपकी इज्जत सोचकर कह रहे हैं, नहीं तो लोग कहेंगे, देखो लड़की वालों ने कुछ भी नहीं दिया, आपकी ही बेइज्जती होगी। दीनानाथ जी की आवाज कांपी। मैं देखता हूं। गाड़ी की बात सुनते ही सरला का चेहरा उतर गया। गाड़ी? हमारे पास इतने पैसे कहां हैं? उन्होंने अपनी पीएफ तोड़ी और दहेज में गाड़ी देने का इंतजाम किया। शादी में दीनानाथ जी ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया। धूमधाम से सभी रस्में हुईं। विदाई का वक्त आया। आकृति रो रही थी। दीनानाथ जी ने उसे गले लगाया। पापा, मुझे डर लग रहा है, आकृति ने रोते हुए कहा। दीनानाथ जी ने उसके माथे को चूमा। बेटा, हर लड़की को विदाई के वक्त ऐसा लगता है, तू बिल्कुल ठीक रहेगी। और सुन, कभी भी कोई तकलीफ हो तो मैं हूं ना। आकृति ने सिर हिलाया और कार में बैठ गई। दीनानाथ जी आंसुओं से भरी आंखें लिए खड़े रहे, जब तक कार नजरों से ओझल नहीं हो गई। उस रात दीनानाथ जी को नींद नहीं आई। पग फेरों की रस्म के बाद आकृति से फोन पर औपचारिक बातें ही हो पाईं। शादी के 1 महीने बाद घर में खुशी का माहौल था। आकृति पग फेरे के बाद पहली बार अपने पति के साथ मायके आ रही थी। गाड़ी रुकी। आकृति अपने पति के साथ उतरी। वह बहुत सजी धजी थी, भारी साड़ी, गहने, गहरा मेकअप, लेकिन आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। रवि मुस्कुराता हुआ उतरा। नमस्ते पापा जी। कुछ देर बैठने के बाद रवि फ्रेश होने बाथरूम गया। कमरे में सिर्फ पिता और पुत्री थे। दीनानाथ जी ने धीरे से पूछा, ससुराल कैसा है बेटा? और तेरी पढ़ाई, नेट की तैयारी चल रही है ना? आकृति एक पल के लिए चुप रही। उसकी नजरें जमीन पर गड़ गईं। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर मुट्ठी में भींच लिया। पापा, वो रवि कह रहे थे कि अभी घर पर ध्यान दो, पढ़ाई बाद में कर लेना। दीनानाथ जी को झटका लगा, लेकिन रवि ने तो वादा किया था। आकृति की आंखें आंसुओं से भर उठीं। उसका होंठ कांपने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। आकृति ने बिजली की फुर्ती से अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक नकली मुस्कान ओढ़ ली। वो मुस्कान इतनी खोखली थी कि दीनानाथ जी का दिल चीर गई। थोड़ी औपचारिक बातें हुई और शाम को वे चले गए। आज दीनानाथ जी को आकृति में अपनी बेटी नहीं, एक सजी हुई गुड़िया दिखाई दे रही थी। उस दिन के बाद दूरियां बढ़ने लगीं। दीनानाथ जी फोन करते तो अक्सर रवि या उसकी मां उठाती। आकृति सो रही है, आकृति पूजा कर रही है, आकृति बाथरूम में है। दीनानाथ जी और सरला अपनी ही बेटी की आवाज सुनने को तरस गए। सरला ने मन्नत मांगी थी, अगर बिटिया का घर बस जाए तो सत्यनारायण की कथा करवाऊंगी। मन्नत पूरी होने का भ्रम पालकर पूजा रखवाई गई। आकृति और उसके ससुराल वालों को बुलाया गया। आकृति आई तो दीनानाथ जी की नजर सीधे उसके माथे पर गई। बालों की लटों से कुछ छिपाने की कोशिश की गई थी। एक ताजा चोट। ये क्या हुआ बेटा? दीनानाथ जी की आवाज में चिंता थी। रवि ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं पापा, सीढ़ी से गिर गई थी। थोड़ी केयरलेस है ना? सीढ़ी से? कैसे? बस ध्यान नहीं था। आकृति ने तोते की तरह रटा हुआ जवाब दिया। दीनानाथ जी का मन नहीं माना। उन्होंने देखा कि मई की गर्मी में भी आकृति ने पूरी आस्तीन का सूट पहना था। पूजा के दौरान जब वो पानी पीने के लिए गिलास उठाई तो आस्तीन थोड़ी सी खिसक गई। दीनानाथ जी की सांसें थम गईं। कलाई पर गहरे नीले निशान थे। दीनानाथ जी का खून सर्द हो गया। आकृति ने झटके से आस्तीन नीचे खींच ली। बेटा, दीनानाथ जी की आवाज कांपी। सच बोल, कुछ छिपा तो नहीं रही मुझसे? नहीं पापा।
आकृति धीरे से बोली, कुछ नहीं है, आप बेकार में शक कर रहे हैं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। दीनानाथ जी का दिल बेचैन हो उठा। सरला ने उन्हें कोहनी मारी, तुम तो बस शक करते रहते हो, देख नहीं रहे कितना महंगा सूट पहना है, खुश है हमारी बेटी। खाना खाते वक्त रवि ने आकृति को एक इशारा किया। आकृति की आंखों में एक डर और झिझक थी। वो उठी और पिता के पास आई। पापा, वो हकला रही थी। वो रवि को व्यापार में थोड़ा घाटा हुआ है, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। दीनानाथ जी सन्न रह गए। रिटायरमेंट का सारा पैसा शादी में लग चुका था। कितने बेटा? 5 लाख। दीनानाथ जी ने रवि की तरफ देखा, जो बड़े इत्मीनान से खाना खा रहा था। एक पिता की मजबूरी देखिए। अगले 2 दिन में उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त के सामने हाथ फैलाए, कर्ज लिया और रवि को पैसे दिए, सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी खुश रहे। हफ्ता भी नहीं बीता था कि फिर फोन आया, इस बार रवि का। पापा जी नमस्ते। रवि की आवाज में जहर भरी मिठास थी। वो आकृति आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन शर्म कर रही है। दरअसल घाटा पूरा नहीं हुआ, अगर 3 लाख की मदद और हो जाती। आकृति बहुत परेशान है मेरी परेशानी देखकर। 3 लाख? दीनानाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा रवि, मेरे पास जो था सब शादी में लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। उधर से रवि की आवाज का टोन बदल गया, वो मिठास गायब हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर आपकी बेटी को ही समझाना पड़ेगा कि कम में गुजारा कैसे करते हैं। और फोन काट दिया। उस समझाना पड़ेगा में एक ऐसी धमकी थी जिसने दीनानाथ जी की रूह कंपा दी। उन्होंने पागलों की तरह आकृति को फोन लगाया। घंटी बजती रही, फोन नहीं उठा। दिन बीतते गए, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी दीनानाथ जी से, और नहीं सहा गया। वो बिना बताए कानपुर निकल गए। जब वो रवि के फ्लैट पर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रवि की मां की आवाज, ये क्या बनाया है? इतना नमक, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता? मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई है? और फिर एक आवाज, चटाक। थप्पड़ की वो गूंज दीनानाथ जी के कानों में हथौड़े की तरह लगी। उनके कदम ठिठक गए। उन्होंने अंदर झांका। मंजर ऐसा था कि किसी भी बाप का कलेजा फट जाए। आकृति जमीन पर बैठी थी। उसका गाल लाल था, आंखों में आंसू थे। रवि की मां उसके ऊपर यमराज की तरह खड़ी, हाथ उठाए हुए। दीनानाथ जी आंधी की तरह अंदर घुसे। ये क्या हो रहा है? उनकी दहाड़ से घर गूंज उठा। रवि की मां का चेहरा पीला पड़ गया, फिर तुरंत पैंतरा बदला। अरे समधी जी, आप? वो आकृति से खाना बनाने में गलती हो गई थी, मैं तो बस समझा रही थी। झूठ। दीनानाथ जी का स्वर इतना कड़ा था कि वो सहम गई। आपने इसे मारा? मेरी बेटी पर हाथ उठाया? अरे नहीं समधी जी, आप गलत समझ रहे हैं। आकृति लड़खड़ाते हुए उठी। पापा, पापा कुछ नहीं हुआ, आप बेकार में। चुप रहे आकृति। दीनानाथ जी चिल्लाए। मैं अंधा नहीं हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी रवि कमरे से बाहर आया। रवि, ये क्या तमाशा है? मेरी बेटी पर इस घर में जुल्म किए जा रहे हैं। तुम्हारी मां ने आकृति पर हाथ उठाया और तुम चुप हो? रवि ने बड़ी बेशर्मी से कंधे उचकाए। मां झूठ नहीं बोलती पापा जी, आपको वहम हुआ होगा। वहम? दीनानाथ जी का सब्र टूट रहा था। तुमने वादा किया था कि आकृति को रानी बनाकर रखोगे, उसे पढ़ने दोगे, और यहां। रवि के चेहरे से वो सभ्य दामाद का मुखौटा पूरी तरह उतर गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ क्रूरता थी। पापा जी, उसने ठंडे और सख्त स्वर में कहा, सुनिए, ये मेरा घर है, यहां मेरे नियम चलेंगे। आकृति अब मेरी पत्नी है, यहां वो वही करेगी जो मैं और मेरी मां कहेंगे। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, और रही बात पढ़ाई की, तो अब आकृति को सिर्फ घर संभालना है। ये करियर शेयर सब बकवास है। दीनानाथ जी का माथा गर्म हो गया। कम से कम एक मां बाप अपनी बेटी से फोन पर बात तो कर सकते हैं, तुम तो हमें उससे बात तक नहीं करने देते। रवि बेरुखी से बोला, मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है, आप यहां से जा सकते हैं। दीनानाथ गुस्से में आ गए। बहुत हो गया, मैं अपनी बेटी को अभी यहां से लेकर जा रहा हूं। उन्होंने आकृति का हाथ पकड़ा। चल बेटा। लेकिन तभी आकृति ने अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं पापा। दीनानाथ जी चौंक गए। क्या नहीं? तू देख नहीं रही ये लोग तेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये घर नहीं, जेल है। आकृति की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर समाज का ताला था। पापा, अगर मैं अभी चली गई तो मेरा घर टूट जाएगा। वो सिसकते हुए बोली, मैं संभाल लूंगी पापा, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए। एक पिता
अपनी ही बेटी की उस बेबस गुहार के सामने हार गया। वो भारी कदमों से वापस लौटा, यह सोचकर कि शायद वक्त सब ठीक कर दे। लेकिन वक्त तो उस आखिरी रात का इंतजार कर रहा था जब सब्र का बांध टूटने वाला था। 1 महीने बाद आधी रात को फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर आकृति बेटा लिखा था। दीनानाथ जी ने फौरन उठाया। हेलो बेटा। जवाब में सिर्फ सिसकियां थीं, वो दबी हुई डरी हुई सिसकियां जो मुंह पर हाथ से दबाने के बाद निकलती हैं। दीनानाथ जी का कलेजा मुंह को आ गया। आकृति, बोल बेटा, क्या हुआ? और फिर पीछे से वो आवाज आई जिसने दीनानाथ जी की रीढ़ में बिजली दौड़ा दी। फोन रख साली, वरना हाथ तोड़ दूंगा तेरा। फोन कट गया। दीनानाथ जी के हाथ से फोन गिर गया। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने तुरंत रवि को फोन लगाया, स्विच ऑफ। आकृति का फोन मिलाया, स्विच ऑफ। कई बार कोशिश की, हर बार वही रोबोटिक आवाज, यह नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी सरला को हिलाया। सरला उठो, आकृति को कुछ हो गया है। सरला उठ बैठी और बात सुनकर बोली, पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, हम बीच में पड़ेंगे तो और बिगड़ जाएगा। दीनानाथ जी गुस्से से भड़क उठे। सरला, वहां हमारी बेटी अपने खून के आंसू रो रही है और तुम? मैं आज ही जा रहा हूं कानपुर, और अगर मैंने उसे उस घर में एक और पल छोड़ा तो मैं बाप कहलाने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे होशियारी से काम लेना होगा। कहते हुए दीनानाथ जी घर से बाहर निकल गए। सरला हैरान थी कि आखिर जा कहां रहे हैं। रात 1 बजे। राजेश, दरवाजा खोलो। दीनानाथ ने पड़ोस में रहने वाले उनके दोस्त बैंड मास्टर राजेश के घर का दरवाजा इतनी जोर से पीटा कि उसकी नींद टूट गई। उसने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। दीनानाथ भाई, इस वक्त? सब ठीक तो? राजेश, मुझे तुम्हारा बैंड चाहिए, अभी, इसी वक्त। लेकिन भाई साहब, रात के 1 बजे बैंड? किसकी शादी है? शादी नहीं है राजेश, मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर है। उसे वापस लाने के लिए अभी कानपुर जाना है। दीनानाथ जी की आवाज में वो दर्द था जो 61 साल की जिंदगी में कभी नहीं आया था। अगर आज नहीं गया तो कल बहुत देर हो जाएगी। चलोगे मेरे साथ? तभी पीछे से एक घबराई हुई आवाज आई। नहीं जाएंगे कहीं। दीनानाथ जी की पत्नी सरला दौड़ती हुई वहां आ पहुंची थी। उनकी आंखों में आंसू और डर दोनों थे। जी, आप क्या कर रहे हैं? बेटी को वापस लाने के लिए बैंड बाजा, वो भी रात के 1 बजे? लोग क्या कहेंगे? तमाशा बन जाएगा हमारा। दीनानाथ जी ने सरला के कंधों को मजबूती से पकड़ा और उनकी आंखों में झांका। तमाशा तो वो लोग बना ही चुके हैं सरला, अब तो तमाशा खत्म करने का समय है। उन्होंने राजेश की तरफ देखा और अपनी असली योजना बताई। आवाज में लोहे जैसी सख्ती थी। राजेश, तुम जानते हो रवि का परिवार कितना रसूखदार है। अगर मैं पुलिस के पास गया तो वो शायद बिक जाए। अगर मैं चुपचाप गया तो हो सकता है बंद कमरे में वो लोग मुझे भी मार डालें। वहां सन्नाटा नहीं, शोर चाहिए। इतना शोर कि मुर्दे भी जाग जाएं। यह बैंड मेरा हथियार है। जब तुम्हारे ढोल की आवाज से पूरी सोसाइटी की खिड़कियां खुलेंगी, जब 100 लोग अपनी बालकनियों से नीचे झांकेंगे, तब रवि चाहकर भी मेरी बेटी को हाथ नहीं लगा पाएगा। वो भीड़, वो पब्लिक ही हमारी पुलिस होगी। सरला सन्न रह गई। उसे पति की बात में छिपी गहराई अब समझ आ रही थी। और वैसे भी मेरी बेटी वनवास काट कर आएगी। उसका स्वागत किसी रानी की तरह होना चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि दीनानाथ अपनी बेटी को वापस ला रहा है, छिपाकर नहीं, डंके की चोट पर। राजेश ने दीनानाथ भाई के चेहरे पर देखा। यह कोई सामान्य पिता नहीं था, यह एक घायल शेर था। ठीक है भाई साहब, चलिए। आधे घंटे में सब तैयार था। 2 गाड़ियां, 1 मिनी बस और पूरा बैंड। जब यह काफिला लखनऊ से कानपुर के लिए निकला तो हर कोई हैरान था। दीनानाथ जी की कार में उनकी पत्नी और राजेश बैठे थे। सरला जी डरी हुई थीं। वे लोग पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, वे लोग रसूखदार हैं। दीनानाथ जी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, रसूख गुनाह को नहीं छिपा सकता सरला। आज तक वो शेर इसलिए थे क्योंकि हम बकरियां बने बैठे थे। आज उन्हें पता चलेगा कि हम क्या हैं। रास्ते में दीनानाथ जी ने अपने बड़े भाई रामेश्वर जी को भी फोन कर दिया। दीनानाथ, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? बैंड बाजे के साथ बेटी को ससुराल से लाएगा? पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। दीनानाथ जी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, भैया, जब मेरी बेटी की लाश उस घर से निकलेगी तब लोग थूकेंगे नहीं, अफसोस जताएंगे और फिर पूरी सब्जी खाकर चले जाएंगे। मुझे वो इज्जत नहीं चाहिए जो मेरी बेटी के खून से खरीदी गई हो। रही बात नाक की, तो जिस समाज को एक पिटती हुई बेटी में संस्कार दिखते हैं और उसे बचाने वाले बाप में पागलपन, उस समाज की मुझे कौड़ी भर परवाह नहीं।
रात के 2:30 बजे रवि का घर कानपुर में अचानक बैंड ने एक जोश भरा संगीत बजाना शुरू किया, जिसने पूरी कॉलोनी को खिड़कियों पर ला खड़ा किया। रवि भी अपने माँ बाप के साथ गुस्से में बालकनी में आ गया। काफिला देखकर उनके होश उड़ गए। ये क्या बदतमीजी है। सोसाइटी के गार्ड्स रोकने आए, लेकिन दीनानाथ जी किसी के रोकने से नहीं रुके। उन्होंने बैंड वालों को इशारा किया। आवाज और तेज हो गई। वे सीधे घर के गेट की तरफ बढ़े और सीधे लिफ्ट में घुसे। 3री मंजिल। दीनानाथ जी ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। उन्होंने और राजेश ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। धड़ाम। दरवाजा पूरा हिल गया। फिर रवि ने दरवाजा खोला। आप पागल हो गए हैं क्या? ये क्या तमाशा है? दीनानाथ जी ने उसे अनदेखा किया और सीधे अंदर लॉबी में घुस गए। आकृति, उन्होंने आवाज दी। आकृति कमरे से बाहर आई और जो मंजर था उसे देखकर मां बाप का कलेजा बाहर आ गया। उसके माथे पर ताजा पट्टी थी, एक आंख सूजी हुई थी, होंठ फटा हुआ था, वह लंगड़ा कर चल रही थी। दीनानाथ जी की आंखों में खून उतर आया। सरला दौड़कर बेटी से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। रवि की मां चिल्लाई, अरे ये तो सीढ़ियों से। खामोश। दीनानाथ जी की आवाज इतनी तेज थी कि घर के कांच थरथरा गए। एक शब्द और नहीं। अगर अब किसी ने झूठ बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कानून मानने वाला सभ्य नागरिक हूं। पड़ोसी और सोसाइटी के लोग जमा हो गए थे। बातें बनाने लगे, कैसा बाप है, तमाशा कर रहा है। दीनानाथ जी ने आकृति का हाथ पकड़ा और बाहर निकलकर भीड़ की तरफ देखा और गरजे, देखो, गौर से देखो इस चेहरे को। तुम लोग यही चाहते हो ना कि बहुएं चुपचाप मरती रहें ताकि तुम्हारी सो कॉल्ड सोसाइटी का माहौल खराब ना हो? तमाशा मैं नहीं कर रहा हूं। जब तुम लोग मेरी बेटी की चीखें सुनकर अपने एसी कमरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, वो असली तमाशा था। आज मैं इसे ले जा रहा हूं और जो कोई मुझे लोक लाज का पाठ पढ़ाने आएगा, वो पहले अपनी बेटी को इस हाल में देखने की हिम्मत जुटा ले। रवि आगे बढ़ा। आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। यह मेरी पत्नी है। बंद कर अपनी बकवास, घटिया आदमी। यह तेरी पत्नी नहीं, तेरा शिकार थी। कोर्ट तो जब मेरी बेटी के तलाक को मंजूरी देगा, सो देगा, लेकिन फैसला मैंने कर लिया है। आज, अभी, इसी वक्त यह रिश्ता खत्म होता है। जिस घर में बहू को मारा पीटा जाए, उसे काम करने की मशीन और दहेज का एटीएम समझा जाए, उस घर की दहलीज पर मैं थूकता हूं। उन्होंने आकृति के मंगलसूत्र की तरफ देखा। आकृति ने कांपते हाथों से उसे उतारा और रवि के कदमों में फेंक दिया। बैंड बजाओ, दीनानाथ जी ने आदेश दिया। माहौल भारी था, लेकिन बैंड वालों ने जीत का संगीत बजाया। रवि और उसका परिवार पत्थर की मूरत बने खड़े रहे। उनकी इज्जत आज उनके ही आंगन में तार हो गई थी। जैसे ही आकृति कार में बैठी, उसने सूजी हुई आंखों से पिता की तरफ देखा और धीमे से कहा, पापा, लोग क्या कहेंगे? बेटा, लोग कहेंगे कि एक बाप ने अपनी बेटी को मरने से बचा लिया, और जो बुरा कहेंगे वो हमारे लोग हैं ही नहीं। दीनानाथ जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। दीनानाथ जी ने रास्ते में एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। चलो, सब खाना खाएंगे। आकृति ने मना किया। पापा, भूख नहीं है। दीनानाथ जी ने खुद अपने हाथ से निवाला तोड़ा और उसके मुंह में डाला। खा ले गुड़िया, लड़ाई अभी शुरू हुई है। शरीर में ताकत रहेगी तभी तो फिर से खड़ी हो पाएगी। मैंने वचन दिया है, उम्र भर खिलाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी को किसी के पैरों की जूती नहीं बनने दूंगा। उस एक निवाले ने आकृति के अंदर जीने की इच्छा फिर से जगा दी। सुबह के 5 बजे वे लखनऊ पहुंचे। मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। कुछ लोग हमदर्दी लेकर आए तो कुछ मसाले के लिए। अरे, दामाद से बात करके सुलझा लेते। ऐसे ले आए तो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पड़ोस की चाची ने सलाह दी। दीनानाथ जी ने घर के गेट पर खड़े होकर सबको संबोधित किया। मेरी बेटी एक दमघोटू कैद से वापस आई है। यह उसकी बर्बादी नहीं, उसकी दूसरी जिंदगी है। आज से इस घर में रवि या उसके परिवार का नाम लेना मना है। और आप सब से भी विनती है, अगर हमदर्दी है तो मेरी बेटी का हौसला बढ़ाना, उसे बेचारी मत कहना। अगले ही दिन रवि ने दीनानाथ जी पर अपहरण और जेवर चुराने का केस कर दिया। इंस्पेक्टर ने डराया, बुजुर्गवार, जेल हो जाएगी, लड़की को वापस भेज दो। दीनानाथ के कुछ कहने से पहले उनके बड़े भाई रामेश्वर पीछे से आए और बोले, इंस्पेक्टर साहब, जेल तो रवि को होगी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत वो आकर दीनानाथ के साथ खड़े हो गए। दीनानाथ की हिम्मत और बढ़ गई। उन्होंने अपनी बेटी की चोटों की तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्ट्स और पिछले 6 महीने की कॉल रिकॉर्डिंग्स मेज पर रख दी। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूं।
कानून जानता हूं। अगर आपने मेरी एफआईआर नहीं लिखी तो मैं कमिश्नर के दफ्तर के बाहर इसी बैंड बाजे के साथ धरना दूंगा। पिता का यह रौद्र रूप देखकर पुलिस को भी झुकना पड़ा। रवि के खिलाफ वारंट जारी हुआ। कानूनी लड़ाई तो दीनानाथ जी लड़ रहे थे, लेकिन आकृति अपने अंदर की लड़ाई हार रही थी। समाज के ताने उसे छलनी कर रहे थे। कोई उसे छोड़ी हुई औरत कहता तो कोई तेज तर्रार, पापा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं बर्बाद हो गई। वो रो पड़ी। दीनानाथ जी ने उसे थामा। आकृति, आंसुओं से सिर्फ तकिया गीला होता है। उस जानवर ने तेरे शरीर को तोड़ा है, तेरे दिमाग को नहीं। हिम्मत से काम ले और इतना पढ़ कि कल जब तू बाहर कदम रखे तो लोग तुझे बेचारी नहीं मैडम कहकर सलाम ठोकें। उस एक पल में एक पिता ने अपनी टूटी हुई बेटी को एक योद्धा में बदल दिया। फिर शुरू हुआ एक संघर्ष। भले ही समाज ताने कसता रहा, तलाकशुदा लड़की है, बोझ बन गई है, लेकिन आकृति के उस बंद कमरे में एक खामोश क्रांति पल रही थी। उसने दिन और रात का फर्क मिटा दिया। उसकी मेज का लैंप तभी बुझता जब खिड़की से सुबह की धूप झांकती। किताबों के अक्षरों में उसने अपनी खोई हुई अस्मिता को फिर से बुनना शुरू किया। उसकी यह तपस्या रंग लाई। नेट का रिजल्ट आया और उसने साबित कर दिया कि वो टूटी जरूर थी पर बिखरी नहीं। उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। 6 महीने बाद डाकिया एक सरकारी लिफाफा लेकर गेट पर खड़ा था। दीनानाथ जी ने लिफाफा लिया। पढ़ते ही पूरा शरीर जैसे सुन्न रह गया। हाथों से कागज छूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। दीनानाथ जी ने एक कांपती सी आवाज लगाई, आकृति। आकृति भाग कर आई। क्या हुआ पापा? दीनानाथ जी कुछ बोल नहीं पाए, बस उस कागज की तरफ इशारा किया। आकृति ने देखा। कागज हाथ में लेते ही उसकी आंखें फैल गईं। मोटे अक्षरों में लिखा था लखनऊ विश्वविद्यालय। वो नियुक्ति पत्र था, असिस्टेंट प्रोफेसर आकृति सिंह। आकृति फपक कर रो पड़ी और पिता के सीने से लगकर यूं ही रोती रही। बाप बेटी की आंखों से बरसों का रुका सारा सैलाब उस एक पल में फूट रहा था। आज तूने उस तलाकशुदा के ठप्पे को अपनी कामयाबी की आग में जलाकर खाक कर दिया और अपने बूढ़े बाप का सिर हिमालय से भी ऊंचा कर दिया। दीनानाथ जी रोते हुए बोले। थोड़ी देर बाद फोन लगाया। राजेश भाई, आज फिर बजाना है। राजेश भाई भी दौड़े चले आए। इस बार धुन थी कर हर मैदान फतेह। मोहल्ले के सब लोग इकट्ठा हो गए। वही लोग जो कल ताने देते थे आज तारीफों के पुल बांध रहे थे। अरे, हमने तो पहले से कहा था कि ये लड़की कुछ करके दिखाएगी। दीनानाथ जी मुस्कुराए। उन्हें गुस्सा नहीं आया क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई जीत ली थी। आज समाज के लोग आकृति को बेचारी नहीं बल्कि इज्जत से प्रोफेसर साहिबा कहकर बुलाते हैं। तो दोस्तों, दीनानाथ जी ने जो कदम उठाया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।